ओके सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हर बार न्यू न्यू सेलिब्रिटीज़ को लेके आऊँगा, वैसे इस बार हम जिसे लेके आ रहे हैं वो काफ़ी जानी मानी हस्ती है। विपुल भट्ट को लेके आ रहे हैं हम इस बार लाइव इंस्टाग्राम के ऊपर। इस बार जो बातें होंगी वो एक्टिंग को लेके होंगी, क्या एक्टिंग के लिए क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और हम एक्टिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम एक्टिंग ग्रूम कर सकते हैं, हमारी एक्टर्स को एक्टिंग क्लासेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे विपुल भट्ट सर से। विपुल भट्ट जो कि जानी मानी हस्ती है, एक्टर काउंसलर जिसे कहते हैं। अगर आप विपुल भट्ट सर के पास जाते हैं तो काउंसलिंग की अच्छी खासी मोटी तगड़ी फीस लगती है, एक एक्टर को कैसे गाइडेंस देते हैं। बट आज मैं अपने शो पे विपुल भट्ट सर को लेके आया हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरा इंटरव्यू देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच में चले जाएं, वैसे बहुत से व्यूअर्स होते हैं जो आते जाते हैं, बट लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि एक्टिंग को लेके आज एक्टिंग का सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको। यूँ समझ लीजिए पूरा एक्टिंग का जो निचोड़ है, लाइक थिएटर्स से लेके कास्टिंग को लेकर जो जो आपको जानना है। मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स से कहा था, काफ़ी सारे जो एक्टर मेरे जान पहचान के जो मुझे जानते हैं, मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स को कहा था कि मैं लाइव आऊँगा तो आप सब मुझे मैं लाइव आऊँगा तो आप सब मुझे दीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चंस है आप मुझे वो दीजिएगा। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए एक्टर्स के, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डीएम करा है। विपुल भट्ट सर के भी रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास, मैं सर को भी ऐड कर लेता हूँ। सर को भी रिक्वेस्ट दी है मैंने ऐड करने के लिए, तो काफ़ी सारे लोगों की मेरे रिक्वेस्ट आई थी। हेलो, नमस्कार एमडी। नमस्कार एमडी सबसे पहले नमस्कार। तो मैं जानना चाहूंगा एमडी का फुल फॉर्म क्या है। सर मोहम्मद। ओह मोहम्मद, वाओ। तो मैं एमडी का नाम ले लेते, मोहम्मद जी को भी याद कर दिया, मोहम्मद को भी याद कर लिया, अच्छी बात है। जी 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 और जी। यहाँ सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एमडी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जो कई सारे मिसकंसेप्शन है वो क्लियर करे, बट ये जी आज जी। तक किसी ने सोचा नहीं था और तुमने सोचा, ये बहुत अच्छा सोचा, तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सर। ओके, तो आज हमारे साथ में विपुल भट्ट सर हैं जो कि एक्टर गाइडियंस हैं, तो काफी सारी बातें होंगी, काफी सारा मजा आने वाला है सर के साथ में। एक्टिंग को लेकर सर मैंने भी कहा, मतलब लाइव में आपसे पहले लाइव आ गया था, तो मैं सबको यही बताया था, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो काफी सारे एक्टर्स हैं हमारे साथ में, सबको यही कह रहा था कि जो एक्टिंग का पूरा निचोड़ है, कास्टिंग को लेकर, थिएटर्स को लेकर, सारी चीजें एक्टिंग को लेकर आज यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आज आपके साथ में मैं सबको यही बता रहा था। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं तो आपको काफी अच्छे से जानता हूँ, जो एक्टर्स है मुंबई के अंदर वो आपको सब पहचानते हैं काफी अच्छे। विपुल भट्ट का मतलब नाम है सर, सब एक्टर्स आपको जानते हैं, एक्ट्रेस आपको जानती हैं सर, आप गाइडेंस देते हैं सर। सबसे पहले आप अपनी लाइफ से स्टार्ट करिए सर, कि कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। मोहम्मद, मोहम्मद ही बुलाऊं या एमडी बुलाऊं? इंडियन। अच्छा बेटा मोहम्मद, मैं तो पहले से ही बम्बई में हूँ। आप लोगों की तरह स्ट्रगल करने, एक्टर बनने बम्बई नहीं आया था। मैं पहले ओके। टीचिंग प्रोफेशन में था, कुछ 28 साल टीचिंग प्रोफेशन में था। यहाँ के एक जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं मैथ्स पढ़ाता था, और फिर सोचा कि मैं एक राइटर बनना चाहता था। तो मैंने प्रयागराज जी के हाथ से राइटिंग का कोर्स किया, स्क्रिप्ट राइटिंग का, और ओके। कुछ फिल्में भी लिखी। और वहां एक फिल्म में उनकी स्क्रिप्ट का जो एडिशनल स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर बना था, स्क्रिप्ट बहुत लंबी बनी थी, 3 घंटे की, तो वहां एडिटिंग के लिए मैं गया था। उस दरमियान वहां के डायरेक्टर ने देखा कि किसी एक कैरेक्टर के साथ मेरा लुक जमता है, तो वो चाहते थे कि वो एक्टिंग मैं करूं। मैं बोला मैं एक्टर तो हूं नहीं। तो बोले नहीं विपुल जी, हम मजाक नहीं कर रहे, आप सीरियसली आपको ये काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने हैंडी कैम पे मेरा पोर्टफोलियो निकाला, उधर सारे कोऑर्डिनेटर्स को देने लगे कि भाई हमारी फिल्म शुरू हो उसके पहले विपुल जी को थोड़ा हाथ साफ कराओ। उसी दरमियान फिर मुझे लगा कि थिएटर भी करना चाहिए, और राइटर से मैं सरकते सरकते एक्टर बन गया। और ये मुझे प्रयागराज जी ने कहा था। प्रयागराज जी ने कहा था विपुल, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकते तुम्हें क्या करना है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि तुम्हें क्या करना है। और आज देखो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि मुझे राइटर नहीं एक्टर बनना है, और सही एक्टर है। बनने के कारण आज तुमसे भी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ।
सर थैंक्स कि आप मेरे शो पर आए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे शो पर आए सर गाइडेंस देने के लिए। तो ये काफी अच्छा मेरे लिए है सर, अगर मैं यूँ बोलूँ तो, कि आपको इस मैं अपने शो पे लेकर आया, ये बहुत अच्छी, मैं खुश हूँ कि आप आए मेरे यहाँ पे सर। नहीं नहीं, ये तुम्हारा बड़प्पन है। हम सब इंसान हैं, हम सब एक दूसरे के साथ ही मिलजुल कर रह सकते हैं। कोई किसी के बिना रह नहीं सकता। तो मुझे तुम्हारी गरज है, तुम्हें मेरी गरज है, आर्टिस्टों को हम दोनों की गरज है। तो सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। बिल्कुल 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 सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था पहला कि सर आपने एक्टर गाइडेंस है, तो एक्टिंग सीखने के लिए जो हमारे एक्टर्स है उनके लिए क्वेश्चन है सर, कि एक्टिंग सीखने के लिए या करने के लिए एक्टिंग क्लासेस लेना जरूरी है? क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और थिएटर्स भी चलते हैं। तो क्या एक्टर बनने के लिए, अच्छा अभिनेता बनने के लिए एक्टिंग क्लासेस जाना जरूरी है? एक्टिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट। ओके। तो मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन एक्टिंग कैसे सीखा जा सकता है या कैसे सिखाया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया अगर एक्टर बनने के लिए करना भी है तो थिएटर करो। थिएटर इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एक्टिंग। और हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। दिल्ली का एनएसडी है, जिसकी अभी और 4 ब्रांचें खुल चुकी है। अपना बीएनए है। फिर हमारा पुणे में जो एफटीआई है। तो इतनी सारी जगह है। तो हमें एक्टिंग सीखने के लिए ऑनलाइन की क्या जरूरत है? हाँ, कोरोना की बात अलग है, पर ये कोरोना सही जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। तो रहने जैसे ही वाला सर। खुल जाता है, हम ऑनलाइन के बजाय थिएटर करके या इन इंस्टीट्यूट्स में जुड़कर एक्टिंग सीख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ओके। दूसरी बात, जो आपका एक और ये सवाल शायद हो सकता है कि लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जाते हैं। किसी बड़े जानकार वेल नोन सेलिब्रिटी के नाम से एक्टिंग क्लास होते हैं, वो जाते हैं। बढ़िया नाम है तो फीस भी बड़ी होती है, लाखों रुपए की बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। बाद में उदास होकर आते हैं कि सर, हमने तो उनका नाम सुना था और उन्होंने तो कुछ पढ़ाया भी नहीं। तो होता है शायद होता यही है। गलती हमारी है कि वो जो बड़ा नाम है, वो बेचारे रोज शूटिंग करेंगे या यहाँ पढ़ाने आएंगे। सही है। तो हमें बड़े बिल्कुल नाम देखकर नहीं जाना है। हमें वहां जाना है जहां हमें संतुष्टि मिले। जिस बिल्कुल मकसद से गए हैं, वो मकसद अगर पूरा होता है, एक्टिंग सीखने गए तो एक्टिंग सिखाई जाती है और हम सीख सकते हैं, वो हमारी सफलता है। यस सर। जैसे आपने बोला एक्टिंग सिखाई जाती है, सारी चीजें आपने बताई। मुंबई के अंदर काफी सारी एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं सर, जिसकी फीस कई हजारों या कई लाखों के अंदर होती है, जो मुंबई के अंदर एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं। तो सर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से अपने सपने लेकर मुंबई आता है, जो ये इतनी महंगी महंगी एक्टिंग क्लासेस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एज ए एक्टर बनने की तैयारी कैसे अपने घर से शुरुआत कर सकता है? देखो, अभी हमने बहुत ही कम समय में 2 मौत देखी। देखिए। मनमीत जी की, मनमीत ग्रेवाल की, प्रेक्षा मेहता की। बिल्कुल। ये जब यहाँ आते हैं तो इकोनॉमिक कैलकुलेशंस नहीं करके आते। कलाकार को थोड़ा मैथमेटिक्स का भी हिसाब रखना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा वगैरह। तो पहले जो लोग चले आते थे वो सब उस वक्त कंपटीशन कम थी, काम भी कम था, कंपटीशन भी कम थी। आज काम बहुत बढ़ गया है। बहुत पहले सिर्फ बढ़िया। फिल्में बनती थी। अगर जी। टीवी था तो खाली दूरदर्शन था। आज फिल्में तो बनती है, टीवी दूरदर्शन के अलावा इतनी सारी चैनल्स, और हर चैनल की मल्टीपल लैंग्वेजेस है। मराठी में भी होता है उसका, गुजराती में भी होता है, ओरिया में भी होता है वगैरह। तो काम बहुत है। अच्छा, ऊपर सब वेब सीरीज हो गई है, काम बहुत है। बट काम के सामने एम आई फिट टू बी देयर, डू आई डिजर्व बीइंग देयर, वो देखने की बात है कि क्या मैं उस काम के लिए लायक हूं, कहीं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, मेरे में क्या। देखो, एक्टर के लिए कुछ गुण होने चाहिए हमारे अंदर। हर जी सर। इंसान एक्टर नहीं बन सकता, जबकि एक्टिंग हम सबको आती है। सबको आती है तुम्हें नहीं लेकिन। पता होगा, बट बचपन में जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक बिना जाने तुमने एक्टिंग की है। कभी मम्मी अंदर किचन में हो, तुमको मम्मी को बुलाना तो तुम क्या करते हो? आवाज नहीं दे सकते थे तब, तो तुमने रोना शुरू कर दिया। तो रोने की बिल्कुल। कोई वजह नहीं थी, रोना शुरू कर दिया तो वो तुमने एक्टिंग की। एक्टिंग हम सब जानते हैं, पर एक स्किल्ड एक्टर होना, जैसे बोलते हैं स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, एक स्किल्ड एक्टर हर कोई नहीं बन सकता। कुछ अनर एक डीएनए होते हैं, एक जीन्स होते हैं, वो हुए तो वो तकदीर है। बाकी जूनियर आर्टिस्ट हर कोई बन सकता है, क्राउड में हर कोई जा सकता है, बट एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 1।
नंबर टू, जो तुमने बोला लाखों रुपए के खर्च, तो मैंने वो ऑलरेडी बता दिया कि लाखों रुपए के खर्च करके ऐसे बड़ी संस्था में जाने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी लोकल इंस्टीट्यूट में थिएटर कर सकते हो। थिएटर करने से तुम्हारी एक्टिंग खिलती है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है ना। तुम ऑडियंस के सामने जाओगे, परफॉर्म करोगे, तो अपने आप अंदर की सब चीजें जो है बाहर आती है, क्योंकि तुम लाइव परफॉर्म करते हो। तो थिएटर करने से तुम्हारी एक्टिंग खिलती है। और दूसरी बात है, अगर आप जाते हो एनएसडी जाते हो, तो वहां पैसे लिए नहीं जाते, दिए जाते हैं, अगर आपको पता हो तो स्टाइपेंड एनएसडी मिलता है। हाँ, एनएसडी में के। जाते हैं एक्टर्स, तो अगर आप में वो गुण है, हाँ, बट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। लोगों को एक्टर बनना है पर पढ़ना लिखना नहीं है। तो वो नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हो और एनएसडी में एंट्री मिल जाती है ना, तो हर महीने की कुछ 8-8.5 हजार की स्टाइपेंड मिलती है। और 3 साल के कोर्स में कम से कम 2.25 लाख तुमको मिलता है, जबकि खाना पीना रहना तो उधर ही है। तो कुछ महंगी नहीं, अगर तुम सही जगह जा सको तो। पर एनएसडी जाना मतलब तुम में सचमुच के वो गुण होने चाहिए, एक्टर के गुण जो होने चाहिए। ऐसे ही अरे गहरे भटक गए अक्सर, मेरे को एनएसडी में एडमिशन तो ऐसा नहीं मिलता। तो एनएसडी में जाओ तो खर्चा नहीं होता। अच्छा, एफटीआई में खर्चा होता है, पर हर एक की अलग अलग, बट किसी में कोई, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सब सरकारी संस्थाएं हैं, तो रीजनेबल फीस है। हाँ, प्राइवेट में ओके। जाते हो तो बड़ी फीस देते हो। और मुझे याद है, जब मैं एक्टर के तौर पे एक्टिवली ऑडिशन देता था, आजकल तो मैं नहीं देता क्योंकि मेरा वो ऑडिशन अपडेट्स का काम चल रहा है, पर एक्टर के तौर पे जब ऑडिशन देता था, तो कुछ एक तो बड़े क्लासेस के बच्चे जब ऑडिशन देते हैं तो दे नहीं सकते थे। फिर वो कास्टिंग वाला बंदा बोलता, बेटा तो एक्टिंग सीखा? बोला हाँ हाँ, मैं तो यहाँ से सीख के आया हूँ। तो इतना बड़ा नाम लेता है, बट उसको ऑडिशन देने नहीं आता। तो सही। नाम बड़े जुड़ने से तुमको ऑडिशन आया नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि तुमको एक्टिंग में तुम में कितनी काबिलियत है, उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी नजर से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो अगर आपकी नजर में सर एक एक्टर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, कि वो क्या गुण है जो एक अच्छे अभिनेता में होते हैं सर? आई एम सो सॉरी। हाँ, एक्टर में क्या गुण होने चाहिए? एक्टर के गुण, अच्छा आपको बता दो, ये जो आपके जो सवाल आ रहा है ना, उसी के ऊपर बेस मेरा एक पूरा सीरीज आ रहा है, ओके। द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री। उसमें ये जो हाँ आपके सर। सवाल है, उसका जवाब उसमें भी है, बट आपको बता रहा हूँ। एक्टर में एक सहनशीलता होनी चाहिए, दिमाग थैंक यू। ठंडा होना चाहिए, मेंटली ओके। हेल्दी और फिट होना चाहिए, ओके। शारीरिक तौर पे भी हेल्दी और फिट होना चाहिए। मेंटल इसलिए कि एक एक्टर को अपने आप को चेंज करना है, वर्सेटाइल होना है, उसको गुस्सा भी दिखाना है। गुस्सा दिखाना है, गुस्सा होना नहीं है। गुस्सा होना मतलब खुद का खून खोलना। मेरे को अपना यस। खून नहीं खोलना है, मेरे को खाली दिखाना है कि मैं गुस्से से हूं। तो एक्टर को वो सब चीजें तब आएगी जब वो मेंटली हेल्दी और फिट होगा। शारीरिक तरीके से भी उसको हेल्दी और फिट रहना जरूरी है, क्योंकि कभी कोई ऐसा सीन आता है कि उसको भागना है, कोई गुंडे उसके पीछे पड़े हैं, एक मेरे जैसा एक आदमी, सबको मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो सीन है। और उस सीन के 4 या 5 या 6 टेक होने वाले हैं, होने वाले मतलब जरूरी नहीं कि होने वाले, बट अगर हो गए तो मैं थोड़ी देर में थक जाता हूं, तो नहीं चलेगा। एक एंड्योरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर एक एक्टर को दुनियादारी का ज्ञान होना चाहिए, ही शुड बी अ वेल रेड पर्सन। ओके। समझे, रोज की क्या अखबारों में क्या लेटेस्ट न्यूज है, क्या है क्या नहीं, वो सब उसको पता होना चाहिए। फिर एक होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक्टर की ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज ऑब्जर्वेशन स्किल, मुझे कल कौन सा कैरेक्टर करना है मुझे पता नहीं, तो जब मैं नॉर्मल में भी कुछ भी नहीं करता हूँ ना, सपोज मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मेरे आसपास बैठे लोगों को मुझे देख के ऑब्जर्व करना है। शायद उनका सोशियो इकोनॉमिक ग्राफ सोचना है कि ये बंदा कैसा होगा, क्या होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा, कितना कमाता होगा, पढ़ा लिखा होगा कि नहीं, ये सब उसको देख के मेरे को सोचना है। फिर उसके साथ बात करते करते यही सब चीजें मेरे को जाननी है कि मैं कितना सच हूं, कितना झूठ हूं। तो ये सब क्या होता है, मेरा कैरेक्टराइजेशन जब एक होगा, ये सब पॉइंट्स मुझे काम लगेंगे। एक सब्जी भी लेने जाता हूं तो सब्जी वाले के पास भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। अब सब्जी वाले को ये पता नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं एक्टर हूं, तो कल को अगर मुझे सब्जी वाला बनना है कैरेक्टर में, तो उसका कैरेक्टर के कई सारे पॉइंट्स मैं उसके उठा सकता हूं। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट ये सब चीजें एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना, रोज के अखबार पढ़ना, उसका ओके। आवाज अच्छा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस प्रोजेक्शन, ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। ये आपने बहुत और अच्छा पॉइंट लिया वॉइस मॉड्यूलेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। और डांसिंग, डांसिंग सिर्फ डांसिंग के तौर पे नहीं, डांसिंग एक एक्सरसाइज तो है ही है, एज एन एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए वो जॉगिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है,
जरूरी नहीं कि जिम में ही जाना हो, बिकॉज वी कैन नॉट ऑल अफोर्ड जिम्स। जिम की महंगी यस फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके कर बिना भी सकता। तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। बट डांसिंग में एक, अगर तुम क्लासिकल डांस भी जब सीखते हो, तो हमारे क्लासिकल डांस के जरिए हमारे नव रस की जो मायाजाल है ना, हम उसमें खेल यस सकते हैं, आंखों से, चेहरे से। तो ये क्लासिकल डांस सीखना अच्छा है। और बाकी तो आई थिंक इतना तो है, काफी है। सर, जैसे आपने भी मुझे बताया था, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया एकदम से कि क्या एक्टर के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है अपने आप को फिट रखना, क्योंकि आजकल जहां भी देखा जा रहा है एज मतलब एक्टर जिम जा रहा है, वो अपनी बॉडी बना रहा है, एकदम मस्कुलर रह रहा है। गर्ल्स जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं वो अपनी लीन बॉडी रख रही हैं। तो क्या एक्टर बनने के लिए ये बॉडी और लुक मायने रखाते हैं सर इंडस्ट्री में? हाँ, देखो कई लोग उतने सारे बॉडी के पीछे पड़ जाते हैं, एक्टिंग छोड़ के बाकी सब कर लेते हैं। तो पहले तो यस आपको एक एक्टर बनने के लिए एक्टर के गुण होने हैं। और यस हमारी इंडस्ट्री जो है ग्लैमर इंडस्ट्री कही जाती है। तो ग्लैमर बिल्कुल। मतलब कोई लोग जब टीवी देखते हैं तो उधर सब चीजें सुंदर देखना चाहते हैं। आजकल सीरियल्स में भी, हमारे एक दोस्त है, उनको बहुत गुस्सा है कि आजकल सीरियल्स में हवलदार को भी ग्लैमराइज किया जाता है। मतलब उनके लुक थोड़े कम है, तो बोलते पहले मेरे को हवलदार के बहुत काम मिलते थे, बट जब से कुछ लोगों ने शुरू किया है तो उन लोग ने अभी हवलदार भी एकदम चिकना लेने लगे, तब से मेरे को काम मिलना बंद हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्लैमर इंडस्ट्री है। तो लुक्स थोड़े अच्छे हो तो तुम्हारी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, कि लोग तुम्हें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हम खुद भी जब बगीचे में जाते हैं तो जब गुलाब का सुंदर फूल दिखता है तो हम उसकी तरफ हमारी नजर ना चाहते हुए मुड़ जाती है। तो हो सुंदरता एक जाती ऐसा आकर्षण है, तो हर किसी को देखना अच्छा लगता है। तो सुंदर दिखना है, बट एक्टिंग को छोड़ के सिर्फ जिम के पीछे दौड़ना वो कोई बात नहीं हुई। पहले एक्टिंग तो करो, फिर बॉडी आ जाएगी। है। सही है, सही है। सर, क्या एक एक्टर को कैमरे के सामने एक्टिंग करनी चाहिए? एक्टर को कैमरे के सामने तो एक्टिंग करनी ही चाहिए। क्योंकि क्या है, देखो एक बात है कि एक्टिंग एक थिएटर एक्टिंग है और एक कैमरा एक्टिंग है। और वैसे देखा है दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। थिएटर एक्टिंग में इंसान को लाउड होना पड़ता है। लाउड मतलब सिर्फ आवाज की बात नहीं है, उसके बॉडी मूवमेंट भी लाउड होते हैं, क्योंकि वो 25वें रो में जो बंदा बैठा है उसको भी ये सब चीजें दिखनी चाहिए। तो एक्टर की फिजिकल जो लैंग्वेज ऑन थिएटर इज लाउड, जबकि वो कैमरे के सामने होता है, कैमरा सिर्फ 5 फुट की दूरी पे होता है। और कैमरा का लेंस इतना पावरफुल होता है कि तुम्हारी जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके 10 गुना नहीं 100 गुना मैग्नीफाई करता है। तो यहाँ कैमरे के सामने वही चीज हमें सटल करनी है। हमें चिल्लाना नहीं है, लाउड नहीं होना, हमें एक गुस्सा भी दिखाना तो हल्के से दिखाना है, क्योंकि मैग्नीफाई करना कैमरे का काम है। तो दोनों में फर्क है। अब एक आम इंसान को कैमरे के सामने एक्टिंग करने कैसे मिल सकती है? मिल सकती है ऑडिशंस के जरिए। आप रोज जब यस ऑडिशन जाते हो तो आपको वही कैमरा एक्सपीरियंस मिल जाता है। यस सर, आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मुंबई के अंदर इतने सारे एक्टर्स आते हैं, वो इतने सारे ऑडिशंस देते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, प्रोडक्शन हाउस जाते हैं ऑडिशन देने के लिए। एक एक्टर कई सारे ऑडिशन देता है, वो इतना ही बर्डन कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर भी होता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स के ऑडिशन सिर्फ देखते हैं मिनिमम 3 सेकंड। मैं भी कास्टिंग करता हूँ, 3 सेकंड ऑडिशन हम देखते हैं। तो एक एक्टर के अंदर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर उसका वीडियो सिर्फ 3 सेकंड देखता है, तो कास्टिंग डायरेक्टर उसका वीडियो पूरा देखे? क्या है, कैसी उसके अंदर एक कैसी छाप होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो वो वीडियो में छोड़ दे? अगर आपने पुरानी फिल्म देखी होगी पति पत्नी और वो, संजीव कुमार की फिल्म थी, उसमें एक छोटा सा कॉमिक सीन था जहां पर आई थिंक उसके साथ असरानी थे। तो शादी की रात को जो बिल्ली मारने वाली बात होती है, वैसे बिल्ली नहीं मारते, बट जो पहला इंप्रेशन जताने की बात है, तो वो हर जगह है। आप मार्केटिंग में भी जाते हो, एक क्लाइंट के साथ आप बात करते हो, वो क्लाइंट बिजी है, हम एक्टिंग की बात ही नहीं कर रहे, तो क्लाइंट बिजी है, वो टाइम निकाल के अगर आपके साथ बात कर, और आप अगर आपका पॉइंट कम शब्दों में नहीं रख सकते, तो वो 2 मिनट के बाद उसका अटेंशन स्पैन चला जाता है, वो हाँ 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 करते रहता है, बट उसका ध्यान कहीं और होता है और वो अपना काम चालू रखता है। तो ये काबिलियत तो हमें होनी ही चाहिए। एज अ सेड एक्टर बनना मतलब जैसे आई थिंक मेरा कल का एपिसोड जो मैंने टेलीकास्ट किया, द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एजुकेशन मतलब सिर्फ जो किताबी कीड़े होना नहीं, एक दुनियादारी का ज्ञान होना। तो वो लोग जो होते हैं जिसने दुनिया देखी है, दुनिया की ठोकरें खाई है, वो शायद अच्छे एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने हर कैरेक्टर में घुस चुके हैं।
वो शादीशुदा आदमी है तो कहीं पति भी है, एक बच्चे का बाप भी है, ऑफिस में जाता है तो शायद वो क्लर्क भी है, अपनी माँ के सामने जाता है तो बेटा भी है, सब कैरेक्टर तो खेलता ही है हर वक्त। ओके, तो उसको डिफिकल्ट नहीं है। इफ ही इज अ प्रॉपर रीजनेबल मैन, एक जिससे दुनिया देखी है, तो वो अटेंशन स्पैन कम में भी अपना पॉइंट जाहिर कर सकता है। और जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है और कमजोर है, उसको वही पॉइंट समझाने को शायद आधा घंटा लग जाए। और कास्टिंग डायरेक्टर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो आधा घंटा नहीं, आधा मिनट या 2 मिनट भी नहीं देख सकता। तो एक काबिल आदमी अगर एक्टिंग का कोर्स भी किया है, थिएटर भी किया है, तो उसे पता है कि कितने ड्यूरेशन में कितना वो इंप्रेशन मार सकता है, और वो बाजी मार लेता है। वो बोले मौके पे चौका मार लेता है, और जो न मारे वो उसकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर, बिल्कुल ये जो आपने बात बताई कि वो मौके पे चौका मारने वाली बात थी, बिल्कुल सही थी सर आपकी। अगर देखा जाए तो एक्टर के अंदर वो कला होनी चाहिए कि वो कैसे अपने आप को कितने अच्छे से एक ऑडिशन के अंदर बेहतर परफॉर्म कर बिल्कुल, वो सकता कला है। के लिए तो एक्टर है ना, इसलिए तो वो कलाकार कहा जाता है। टैलेंट हो तो ही तो वो कलाकार है। और कास्टिंग डायरेक्टर के पास एक एक्टर नहीं पड़ा है, उसके पास हजारों प्रोफाइल पड़े हुए हैं, और वो कहां तक कितना ये करेगा, वो भी तो एक इंसान है ना। तो उसको अगर आप छोटे में इंप्रेस कर सकते हो, तो अगर शुरू में अगर आपने 30 सेकंड में उसको इंप्रेस कर दिया, तो वो शायद आपका 3 सेकंड के 3 मिनट का भी वीडियो देख सकेगा। सॉरी, बिल्कुल अगर 30 सेकंड में आपने इंप्रेस कर लिया, तो 3 मिनट का वीडियो देखेगा, अगर आप में वो कला है तो। और आपने 30 सेकंड में नहीं किया तो बोले चलो भाई तू नहीं और सही, उसके पास और लाइन बहुत लंबी खड़ी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। सर एक व्यक्ति जब अभिनेता बनने की तैयारी करता है, एक इंसान जब सोचता है कि मुझे एक अभिनेता बनना है या मुझे एक्टर बनना है, तो कितना जरूरी होता है उसका एक सही पर्सन से गाइडेंस लेना या एक्टिंग को लेकर काउंसलिंग लेना? देखो, ये एक्टिंग का काउंसलिंग मैंने इसलिए शुरू किया कि मैंने देखा था लोग गलत जगह पे जाके बहुत फंसते थे। कहीं 10,000 दे के आते थे आर्टिस्ट कार्ड के नाम से, कहीं रजिस्ट्रेशन के नाम से, फिर उनको आंख खुलती थी कि यार ये तो गलत हुआ। तो काउंसलिंग मैंने पहले फ्री किया था, ओके। और हुआ ये कि पूरे फैमिली के साथ आते, और मेरी एक आदत है होटल में बैठ के चाय पानी का खर्चा। फिर देखा ये 5 लोगों की फैमिली आती है, और 2-2 3-3 घंटे, और मेरा बिल एकदम बढ़ने लगा। फिर मैं बोला नहीं, ये सही। तो ये मुफ्त के लोग ऐसे ही आएंगे, तो इसलिए मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये चार्ज इसलिए देना चाहिए कि अगर तुम यहाँ पैसे बचाते हो, यहाँ कोई बड़ा चार्ज नहीं देते मुझे, बट वहां बड़े चार्ज दे के आते, फंस के आते हैं, और वो चोरी होती है, एक फ्रॉड होता है। तो यहाँ एक होता बंदे है। को तुम मेहनत के पैसे देते हो। तो काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि वो हर जगह, तुम जो गलत जगह पे ठोकरे खाने वाले हो, अब खाने वाले हो क्यों पता है, क्योंकि हम जब दुनिया भर की काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता हो तो किसने कहाँ कहाँ ठोकर खाई थी। तो आपको नहीं पता आप कहाँ ठोकर खाने वाले हो, क्योंकि आप नए हो, आप फ्रेशर हो। बट जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, उसके साथ आपके पहले 100 लोगों ने बात की है, तो उसको पता है कहाँ कहाँ ठोकरे खाने की गुंजाइश है। तो वो आदमी अगर आपके अनुभव के हिसाब से आपको चेतावनी देता है, आपको बचाता है, तो उसका हक बनता है कि अपनी मेहनत के पैसे लेने का। तो आई बिलीव कि एक्टर को काउंसलिंग के पास जाना चाहिए। उसमें कई सारी चीजें होती है। जबकि मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है, तो ये फ्रॉड से तो बचाना अलग बात है, पर उन्हें ऑडिशन भी कैसे देना वो भी समझाता हूँ, प्रोफाइल कैसे बनाना, मतलब बहुत सारी चीज। ये नहीं कि चलो 2-5 मिनट में भगा दिया। काउंसलिंग सेशन कम से कम 1-1.5 घंटा चलता है, जबकि ये मेरी तरफ से होता है। फिर उनके कोई सवाल हो तो भी आधे घंटे और निकल जाए, तो काउंसलिंग सेशन 1.5-2 घंटा हो जाता है कभी कभी। तो उनको मैं कंप्लीट नॉलेज देके भेजता हूँ कि उसके बाद उस बंदे को कोई उसे फ्रॉड नहीं कर सके या चीट नहीं कर सके। ओके ओके, सही है, सही। काफी अच्छी बात है सर ये तो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि जो पर्सन मुंबई आते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से मुंबई आते हैं, जो सपने लेके आते मुंबई आते हैं, लेकिन जब उनके सपने टूटते हैं, जब वो मुंबई की जो भागदौड़ से जब वो रूबरू होते हैं, जब उससे वाकिफ होते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि एक्टिंग मतलब इतना आसान नहीं है कि फिल्मों में मौका मिल जाना या सीरियल्स के अंदर मौका मिल जाना, फिर वो कहीं ना कहीं जॉब देखते हैं। जैसे आपने मुझे पहला बताया कि एक मैथमेटिकल का भी कुछ लॉजिक या कुछ गणित लेके आना चाहिए साथ में उनको। तो ऐसे जब वो लेके नहीं आते हैं, जब मुंबई में जॉब ढूंढते हैं, तो वो जॉब और एक्टिंग कैसे दोनों मेंटेन कर सकते हैं एक साथ? देखो, एक जमाना था जब हमारे बड़े बड़े स्टार्स, अमिताभ और धर्मेंद्र वगैरह जो थे, उस वक्त इंटरनेट नहीं था। तो लोग ऑडिशन देने के लिए उन्हें हर स्टूडियो में प्रत्यक्ष फिजिकली जाना पड़ता था। आज काम ओके। बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट ने हमारा काम बहुत आसान किया है। और मैं आसान कर 9 दिया to है। 5 जॉब करके आ गया घर पे, फ्रेश हो गया। फिर सबको मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, किसी को व्हाट्सएप पे भेजनी है, किसी को ईमेल करना है। अब लेट्स सी मैंने एमडी को भेजी, और एमडी को मेरी प्रोफाइल पसंद आ गई। तो एमडी कहता है यस। कि विपुल जी, मुझे आपका ऑडिशन चाहिए।
तो आजकल क्या है, देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन है अभी, तो ऑडिशन भी मैं एमडी के पास स्क्रिप्ट मंगा लूंगा और एमडी की स्क्रिप्ट के हिसाब से खुद को तैयार करूंगा, उसके हिसाब से ड्रेस कोड पहनूंगा और अपने घर की चार दीवारी में एक अच्छा सा ऑडिशन करके आपको ऑनलाइन भेज देता हूं। तो ये सब किया। अच्छा, मैं बॉम्बे का नहीं हूं, बॉम्बे का हूं या कहीं भी हूं, मैं कोई लोकल थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लेता हूं। तो 9 से 5 जॉब किया, आके फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, अपना प्रोफाइल सब जगह भेजा, 1-2 ऑडिशन मैंने ऑनलाइन भेज दिए, फिर जाके मैं 2 घंटे 8 से 10 थिएटर भी कर सकता हूं। तो सब कुछ मुमकिन है। आदमी में अगर जो आग हो ना, जोश हो, वो लगन हो, तो मुमकिन सब कुछ है। और सिर्फ बहाने बनाना हो तो कोई चीज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इट्स बिल्कुल ऑल इन सर, द माइंड। सही है, बिल्कुल सही है सर। ये सब बिल्कुल सही बात बताई सर आपने जो बता रहे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी भी होती है कि जो इंसान अगर लाइक 9 से 5 की जॉब पे, लेकिन अगर वो जॉब उसकी और लंबी है तो वो ऑडिशन लाइक सैटरडे संडे दे सकता है। बिल्कुल सैटरडे संडे दे सकता है, ऑनलाइन दे सकता है। और देखो जॉब में क्या है कि तुम्हारे हक की कुछ छुट्टियां होती है तुम्हारी, तो होती अगर है। जरूरत पड़े, और अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 5 डे वीक हो गया है, तो सैटरडे संडे तो होते ही है। बट कभी कभी जरूरत पड़े, उसको लगे कि कल इंपॉर्टेंट ऑडिशन है, बट सपोज यशराज बैनर का कोई ऑडिशन हो कल ही है, तो उस दिन वो छुट्टी भी ले सकता है ना, क्योंकि ये जॉब कर रहा है। अगर इतने सारे तो अनवांटेड हॉलीडेज जहां और लेने वाला था, उसके वजह सही जगह पे छुट्टी लेके अपना काम कर सकता है। वो करना बिल्कुल चाहे तो बिल्कुल। इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत कुछ सर, सही है सर। मैं एक डीएम करवाता हूँ क्वेश्चन, जो आर्टिस्ट है हमारी पहचान के, मैं उनसे कहता हूँ कि आपको अगर आपके मन में कुछ डाउट हो एक्टिंग को लेकर तो आप डीएम करिए क्वेश्चन। तो मुझे कुछ डीएम्स आए, मैं आपसे वो क्वेश्चन करता हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक आफरीन करके हैं, दिल्ली से हैं आफरीन। आफरीन का क्वेश्चन है, आफरीन का सर ये कहना है कि अगर आफरीन एक्ट्रेस बनना चाहती है और आफरीन उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आफरीन को ये जो बीच में कोऑर्डिनेटर्स हैं इनको फेस नहीं करना है, जो इनसे पैसे मांगते हैं, जो इनसे कॉम्प्रो की डिमांड करते हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? आफरीन का ये क्वेश्चन है सर आपसे। देखो, ये जो गलत लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज से एक अनुभवी इंसान को पता चल जाता है, नंबर 1 थिंग। तो अगर आफरीन शुरू शुरू में तो उसको पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल्स को रिप्लाई करती जाएगी ना, तो उसको पता चलेगा कौन जेन्युइन है कौन फ्रॉड है। देखो आज हम बड़े बड़े लोगों की बात करें, मुकेश छाबड़ा जी की बात करें, तो वो कोई प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लेते, खाली रिक्वायरमेंट लिख देते हैं। बिल्कुल लिख और जो देते बंदे हैं। के पास कोई काम नहीं होता ना, वो 15 चीजों के नाम लिखते, मेरे पास ये सीरियल है, ये सीरियल है, ये सीरियल है, ये सीरियल है। तो जैसे ही बड़े बड़े नाम लिखते हैं, या कभी कभी कोई लोग लिखते हैं पर डे 25,000, पर डे 50,000, जबकि एक्चुअल आर्टिस्ट को देते वक्त बहुत बार्गेनिंग होती है। जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है उसको भी पैसे देते वक्त इतने आसानी से नहीं दिए जाते। तो जब तुम्हारे मैसेज में ही 50,000 पर डे मिलता है, 75,000 पर डे मिलता है, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि अरे यार ये तो फ्रेशर्स मांग रहे हो, फ्रेशर्स को 50,000 थोड़ी मिलता है। तो समझ जाने का ये खाली गाजर दिखा रहा है हमें उल्लू बनाने के लिए। दूसरा, हम जैसे लोग, मतलब मेरा जो काम है डेली ऑडिशन अपडेट्स की प्रोवाइड करना, इतने सालों से हूं, तो मेरे पास पूरा एक ब्लैक लिस्ट तैयार है। कितने लोग कॉम्प्रोमाइज की डिमांड करते हैं, कितने लोग रजिस्ट्रेशन की डिमांड करते हैं, कितने लोग आर्टिस्ट कार्ड की डिमांड करते हैं, ये सब चीजें फ्रॉड है। तो मैं उनके मैसेजेस फिल्टर करके ही लोगों को मैसेजेस देता हूँ। फिर भी क्या मैंने होता है, आपकी कभी कभी कोई ऐसे, हाँ जी, आप मैंने आपकी रिक्वायरमेंट देखी है, जब से बिल्कुल बट हाँ ऑडिशन ग्रुप में जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें मेंशन होता है ये फेक है, ये फेक हाँ की बिल्कुल। डिमांड कर। हाँ। तो क्या होता है, फिर भी लोग नए नए नंबर्स के साथ आ जाते हैं। तो अगर किसी मेरे एक बंदे के साथ भी कुछ गलत होता है, तो मैं इमीडिएटली उसको ग्रुप में बाकी सब लोगों को चेतावनी देता हूँ, इससे बच के रहो। तो दिस इज ओके। वन थिंग। दूसरा क्या है कि एक लड़की में एक इंस्टिंक्ट भी होती है कि जब वो, एक तो ज्यादा चैट नहीं करना चाहिए, और चैट करो तो स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट। अगर वो बंदा कहीं ऑफ ट्रैक जाता है चैट करके, क्योंकि सही में जो बिजी कास्टिंग डायरेक्टर होता है उसके पास फालतू की चैट करने का टाइम नहीं होता। अगर ये बंदा बाकी सब छोड़ के इसके साथ चैट कर रहा है, कुछ ऑफ ट्रैक जा रहा है, अरे आपकी आंखें बहुत अच्छी है, अरे भाई तू कास्टिंग डायरेक्टर, तेरे को ये सब बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो लड़की को समझ जाना चाहिए इसके नियत में खोट है। तो बहुत सिंपल है। और नहीं तो वो लड़की महीने के सिर्फ 300 रुपए, दिन के 10 रुपए, मतलब अभी का जो रेट है, वो जुड़ के हमारे जैसे किसी के भी साथ जुड़ जाए, ऐसे हमारे जैसे काफी लोग हैं कास्टिंग के जो अपडेट्स देते हैं, जुड़ जाए, तो ये सब फिल्टर होके आएगा, तो वो लड़की उन सब से बच पाएगी। ओके। ओके सर, ये डीएम का दूसरा क्वेश्चन था कि जो ममता है, इनका क्वेश्चन है। ममता ने कहा है कि सर रिक्वायरमेंट जो ग्रुप के अंदर आती हैं, वो रिक्वायरमेंट जो आर्टिस्ट बनाते हैं या जो कास्टिंग डायरेक्टर बना के जो रिक्वायरमेंट उनको देते हैं, वो कैसे पता लगे कि ये रिक्वायरमेंट फेक है या जेन्युइन है? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो ग्रुप से ही मिलती है सारी।
एक मिनट, सॉरी। देखो एक बात है, रिक्वायरमेंट जब तक सामने वाले की तरफ से कोई गलत मूवमेंट ना हो, कोई गलत चैट ना हो, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट भेजनी चाहिए। दो चीज हो सकती है, एक बंदा जेन्युइन हो सकता है और एक बंदा नया हो सकता है। नया बंदा है, अगर वो कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको आर्टिस्ट बैंक बनानी है। अगर वो नया बंदा लिखे कि मैं नया बंदा हूं और मेरे को आर्टिस्ट बैंक बनाने के लिए आप भेजो, तो सब लोग नहीं भेजेंगे। तो वो क्या करता है, कुछ दो चार रिक्वायरमेंट फेक लिख देता है। इसलिए लिखता है कि वो रिक्वायरमेंट के जरिए उसको लोगों का प्रोफाइल आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर जब भी किसी प्रोडक्शन हाउस में काम लेने जाता है, तो उसको पूछा जाता है तेरे पास आर्टिस्ट बैंक कितनी बड़ी है, तो बोले नहीं मेरे पास 200-300 ले गए, तो कोई उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो उसको अच्छी खासी आर्टिस्ट बैंक चाहिए। तो आर्टिस्ट बैंक के लिए कभी कभी ये लोग ऐसे झूठ बोल लेते हैं, बट उस झूठ में हमारा कोई नुकसान नहीं है, जहां तक कोई हमसे पैसा ना मांगे, आर्टिस्ट सही है। आर्टिस्ट से पैसा ना मांगे या रजिस्ट्रेशन वाली बात नहीं, कैसे अरे गहरी कोई भी बात ना हो, तो प्रोफाइल भेजने में कोई बुरा नहीं है। क्योंकि ओके। किसी ना किसी नए बंदे को आने में सपोर्ट करेंगे तो हमारा ही फायदा। बिकॉज एक कास्टिंग डायरेक्टर जब अपना प्रोडक्ट बेचता है, मतलब किसी प्रोडक्शन हाउस में जाके बोलता है कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनाओ, तो बोले तुम्हारे पास क्या है, बैंक कितनी बड़ी है, तो बोले भाई इतनी बड़ी बैंक है। तो वो जो बैंक है वो उसका प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में कौन है, तो हम ही है। तो आखिर वो कास्टिंग डायरेक्टर हमें ही बेचने वाला है कल। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है किसी को प्रमोट करना। तो जहां तक वो मुझसे पैसे ना मांगे या कॉम्प्रोमाइज वाली बातें ना करे, अहरी गहरी बातें ना करे, तो हर जगह अपना प्रोफाइल भेजो, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये एक और क्वेश्चन आया है। ये डीएम के अंदर आया था क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है सर, एक्ट्रेस बनने के लिए ऐसा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है। ये शेयरिंग करके इनका एक क्वेश्चन था कि एक्ट्रेस बनना है, घर से ही अगर तैयारी करें, अभी मुंबई नहीं आएंगे ये, बट अगर ये घर से तैयारी करें तो इनके फर्स्ट स्टेप क्या होंगे? पहले जो सीढ़ी के कदम होंगे वो क्या होंगे इनके एक्ट्रेस देखो बनने के सबसे लिए? पहले तो एजुकेटेड हो, तो मैंने बोला ही है। क्योंकि जो बच्चे आजकल के कई बार होते हैं, मेरे को एक्टर बना, तो मैं उनको समझाता हूँ बेटा बच्चे पढ़ाई पूरी करो और उससे बाद आओ। तो किसी को भी मैं कहूंगा कि आप एजुकेशन कंप्लीट करो, एजुकेशन के साथ साथ अपनी भाषाओं पे काबू लाओ। अपनी मदर ओके। टंग जो भी हो, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ये तीन भाषाएं। हो सके तो उर्दू और संस्कृत के ऊपर भी थोड़ा सीखोगे तो तुम्हारी हिंदी ज्यादा शुद्ध हो जाएगी, हिंदी यस। पावरफुल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, क्लैरिटी आएगी। तो ये पढ़ाई करते करते लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड लाओ। डांस होना जरूरी है, डांस से एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होती है, एक्टिंग की एक्टिंग हो जाती है, और फिजिकल फिटनेस। ये सब चीजें करते करते फिर एज ए सेड लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर ले, और फिर किसी ना किसी के जरिए ऑडिशंस के अपडेट्स लेकर उन्हें अपना प्रोफाइल भेजना शुरू करें। पहले एक पोर्टफोलियो बनाए, पोर्टफोलियो बना के हर जगह अपना प्रोफाइल भेजे, और प्रोफाइल से जहां जहां उसका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है वो अपना ऑडिशन बना के भेज दे, और साथ में थिएटर तो कर ही सकती है। ओके सर, ओके ओके। तो लगता है कैलन को अपना आंसर मिल गया होगा। सर आगे बढ़ते हैं। सर एक और ये क्वेश्चन था मेरे पास, ये भी इसी के अंदर आया है। तो सर, एक एक्टर जब ऑडिशन देने जाता है तो इसे क्या हाईलाइट टिप्स देंगे सर आप, कि वो ऑडिशन अपना क्रैक कर सके उस कैरेक्टर के लिए? कई लोग इंक्लूडिंग मैं जब नया था तभी ऑडिशन मतलब रट्टा मार के बोलने को समझते हैं ऑडिशन, ओके। जबकि वो बात गलत है। रट्टा मारना वो ऑडिशन नहीं होता। ऑडिशन की जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है ना, वो जो भी बंदा राइटर या डायरेक्टर स्क्रिप्ट तैयार करता है, हर एक पैराग्राफ जो होता है ऑडिशन का, शायद एक पैराग्राफ में 4-5 सेंटेंसेस होते हैं। तो हर सेंटेंस में एक इमोशन छिपा हुआ होता है, एक जज्बात यस। होता है। हर सेंटेंस के एंड में एक फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप का मतलब एक पॉज आता है, कॉमा का मतलब एक छोटा पॉज, फुल स्टॉप का मतलब एक बड़ा पॉज। तो एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ में अगर 4-5 सेंटेंसेस है, तो वो 4-5 सेंटेंस के जो अलग अलग इमोशंस छिपे हुए हैं वो एक्टर को पहचानना चाहिए। ओके। फिर पॉजेस जो है वो देने चाहिए, और एक साथ वो सब जो अलग अलग इमोशन से ट्रांजिशन जो करता है स्क्रिप्ट से लेकर कैमरा तक, वो एक सफल एक्टर है। अब ओके। दूसरी बात क्या है कि मैंने स्क्रिप्ट तो पढ़ ली, कास्टिंग यस। डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन मैंने जान ली, कि उसके इंस्ट्रक्शन सुन लिए कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं, उन्होंने जो कैरेक्टर के बारे में बताया। उसके बाद एक सही एक्टर होगा ना, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 4 लोगों के ऑडिशन देखेगा, और उनके ऑडिशन देखते देखते वो कास्टिंग डायरेक्टर की आंखों पे भी नजर रखेगा। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन का कुछ बोलेगा कुछ नहीं, बट अगर उस एक्टर ने कुछ अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा, उसकी आंखों से रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बिल्कुल। समझदार एक्टर जो है वो अपने आप से तैयार तो कर ली स्क्रिप्ट,
बट स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद, कास्टिंग डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद, इस तरह से वो ऑडिशन के सामने कैमरा पे भी देखता है और कैमरा के पीछे कास्टिंग वाले की आंखें भी देखता है, और उसी से उसको पता चल जाता है कौन सी चीजें कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद नहीं है। तो एलिमिनेशन राउंड करते करते वो बाकी की अच्छी चीजें कर लेता है, तो उसके शॉर्टलिस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर बहुत अच्छा जवाब दिया आपने इसका। अच्छा सर, एक और ये क्वेश्चन आया था कि ये भी डीएम में आया था क्वेश्चन मेरे पास में, एक अभिनेता बनने की, जब एक अभिनेता बनने की तैयारी होती है या उसे कहीं ऑडिशन क्रैक करके एक रोल मिल जाता है, तो उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक कैरेक्टर को प्ले करने के अंदर, इतने सारे क्राउड के बीच में जब वो शूट करता है, इतने सारे उसके स्टार कास्ट रहती है, जो भी उसके साथ में को स्टार्स जब को एक्टर्स रहते हैं, तो क्या क्या टफ होता है, क्या उसे प्रॉब्लम फेस करना होता है सर? कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना। अगर तुम एक्टर बनने आए हो तो तुम्हें तो पता है कि तुमको परफॉर्म करना है 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने। पहली बार तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बार, अभी को स्टार कौन है कौन नहीं, बेसिकली एक को स्टार अगर एक सही एक्टर है तो वो तुम्हारे साथ सही ढंग से ही पेश आएगा। अगर उसमें थोड़ा एटीट्यूड है और अगर वो गलत इंसान है तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट हर तकलीफ का कोई ना कोई निवारण होता है। ऐसे होता है कभी कभी, मैं कहीं एक बार थिएटर जब कर रहा था तो एक सामने वाला बंदा बार बार इम्प्रोवाइज कर लेता है, तो अभी मेरे पास क्यों नहीं होता है कि वो कौन से, हम लोग का थिएटर में होता है क्यों होता है कि इसका ये डायलॉग यहाँ खत्म होता है, उसके बाद मुझे बोलना है। तो जब रिहर्सल में मैंने देखा बार बार ये इम्प्रोवाइज करता, तो फिर मैं डायरेक्टर से छूट ली कि सर अभी वो भी इम्प्रोवाइज करने है, मैं भी इम्प्रोवाइज करूंगा, फिर आपकी तो सेट पे जरूरत ही नहीं है। तभी डायरेक्टर ने उसको बोला कि बेटा तू इम्प्रोवाइज मत कर, तेरे को जो डायलॉग दिए गए हैं ना, वो राइटर ने पैसे लिए हैं लिखने के लिए, उसको जब मैंने पैसे दिए तो उसी के डायलॉग बोल, तो अपने मत बोल। तो कई लोग ऐसे होते हैं, तो उनको तुम्हारे उनके साथ ये निपटना आना चाहिए। बाकी नॉर्मल जो आर्टिस्ट है, जो एक प्रोफेशनल एक्टर है, वो समझदार होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक्शन और रिएक्शन मिलके ही एक्टिंग होती है। तो जब तक एक एक्टर दूसरे एक्टर को साथ और सहकार न दे, स्क्रीन पे हम लोग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकते। अगर एक गुस्से का सीन है और मैं तुम्हें गाली देता हूं, मैं तुम्हें गुस्सा करता हूं और तुमने सामने रिस्पॉन्स, वो रिएक्शन नहीं दिया, तो मेरे गुस्से वाले सीन का कोई वैल्यू नहीं है। तो दो एक्टर जब तक साथ में हाथ मिला के काम नहीं करते, दो हाथ से ताली नहीं बजाते, तब तक एक सफल अभिनय हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर क्या कभी आपने सोचा था, आपके माइंड में आया था जब आपने ऑडिशन मोड खोला, जब द विपुल भट्ट ऑडिशन ग्रुप जो आपका चलता है, जो आपने ऑडिशन मोड खोला, तो सोचा सर आपने कि आप मतलब इससे इतना फेमस हो जाएंगे कि अपने नॉन हो जाएंगे कि मतलब आपके ऑडिशन रिक्वायरमेंट हर ग्रुप के अंदर चलेंगी और देन? नहीं बेटा, क्या हुआ वैसे, व्हाट्सएप जब से शुरू हुआ तब से मैं ये फ्री ऑडिशन डालता था। पहले फ्री डालता था, कम से कम 6-7 साल शायद मैंने फ्री डाला। तो तभी मैं अलग नहीं करता था, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में था। जब वो ग्रुप्स 50-50 के हुआ करते थे, कुछ 400 ग्रुप्स में मैं था। तो मैं मैसेज, और मेरे मैसेज एक लाइन में कुछ 50-60 मैसेज होते थे, मैं सब ग्रुप में डालता था। एक पहले से एक आदत थी, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ सोशल वर्क। अब ये मैं नेकी कर रहा था, पर लोगों को कंप्लेंट आती थी, अरे यार विपुल जी तुम्हारे 50-50 मैसेजेस में मेरे फोन हैंग हो जाते हैं, इसमें मेरे काम के तो खाली 2-3 मैसेज है, मैं क्यों ये सब करूं। मैं बोला बेटा मैं तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, मैं खुद अपना टाइम निकाल के मेहनत कर रहा हूं वगैरह। अरे ज्यादा से ज्यादा तो लड़कियों के मैसेज है, तो भैया मैं क्या करूं, लड़कियों की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो मैं पोस्ट करता हूं। तो बहुत लोगों की कंप्लेन आती थी। फिर मैंने बोला अगर उन लोग को ऐसे नहीं जम रहा है, तो मैं बोला चलो अब सबको जेंडर वाइज और एज वाइज अलग करके दूं, मतलब जो तुम्हारे काम का है तो तुम उतना ही मैसेज देखो, बाकी के मैसेजेस ना देखो। और ये मैसेजेस की जरूरत क्यों होती है मालूम है, कि जब स्ट्रगल पीरियड में था, जब ये सब व्हाट्सएप वगैरह नहीं भी था, हम लोग निकल पड़ते थे और निकले। पहले आराम नगर गए, आराम नगर 2 गए, उधर सब स्टूडियोज में चक्कर काटे, फिर आराम नगर 1 आए, उधर से निकले, फिर आए महाड़ा से निकले, फिर श्रीजी गए, 8 स्टूडियो में चक्कर मारे। पता चला रात को 8 बजे 8वें स्टूडियो में श्रीजी आए, वहां पर ऑडिशन के लिए मैं फिट हूँ, बाकी सब जगह मेरा चक्कर बेकार गया। तो अभी जब मैं 2 बजे से 8 बजे तक चक्कर काट रहा हूँ, वहीं कहीं ना कहीं मैं ड्रेन हो जाता हूँ, मेरी एनर्जी कम हो जाती है। और ऑडिशन का मतलब है तुम्हें तुम्हारी एनर्जी कैमरा को देनी है। तो जब 8 बजे मैं श्रीजी में ऑडिशन दे रहा हूं, तो तब तक मैं ऑलरेडी थका हुआ हूं, चेहरे पे थकान है, पसीना है, ये सब। तो मैं बोला यार ये गलत है, अगर मुझे पहले से घर से निकलते वक्त पता चले कि मुझे सिर्फ ये 3 जगह जाना है, तो ये 8 जगह का चक्कर बच जाता है, पैसे बच जाते हैं, टाइम बच जाता है, और मेरा ऑडिशन अच्छा होता है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि लोगों को इसका फायदा होगा, और लोग अब रियलाइज कर रहे हैं।
क्या सुबह से निकल के 10 जगह चक्कर काटो, उससे जो घर से सिर्फ 3 जगह के लिए निकलते हैं और 3 जगह अच्छा ऑडिशन देके आते हैं और उसमें से शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि तुम बहुत फ्रेश हो, 3 ही जगह जा रहे हो और एक मेंटली एकदम स्टेबल हो। मैंने बोला मेंटल फिट होना ये वो, तो जब प्लानिंग करके निकलते हो, क्या है सुबह 8 बजे उसके पास पूरा लिस्ट होता है कि आज उसको कहाँ कहाँ ऑडिशन के लिए जाना है। ओपन ऑडिशन की जब बात होती है तो आदमी एकदम नाश्ता करके तैयार होकर 12-1 बजे खाना खा के निकलता है, चलो 2 बजे इधर जाऊंगा, 4 बजे इधर जाऊंगा, 6 बजे इधर जाऊंगा। उसको और कोई टेंशन नहीं है जल्दी जाने का, कहीं भागना क्या, अरे यार उधर स्टूडियो में क्या हो रहा है, उधर स्टूडियो में क्या, उसके पास क्लियर आइडिया है। तो मतलब मेरा जो काम है वही काम है जो हम बचपन में होते थे ना, तो हमारी माँ हमें स्कूल का टाइम टेबल तैयार करके देती थी। जब 5वीं 6वीं में तो तुमको टाइम टेबल तैयार करने नहीं आता था, तो कल स्कूल में क्या क्या ले जाना है तुम्हारा टाइम टेबल देखिए मम्मी तैयार करके देती थी, सुबह तुम बैग उठा के निकल पड़ते थे। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए वही करता हूँ कि उनको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं कि कल कहाँ कहाँ ऑडिशन है, रात को निश्चिंत से सो जाए, सुबह उठेंगे उनके सामने लिस्ट तैयार होगा कि आज तुम्हारी उम्र के ऑडिशंस, तुम्हारे जेंडर के ऑडिशंस कहाँ कहाँ चल रहे हैं। सपोज 10 ऑडिशन चल रहे हैं, उसमें से कौन सी लुक तुम्हें फिट होती है, 10 में से लुक सिर्फ तुम्हारी 3 जगह फिट होती है, तो तुमको 10 जगह चक्कर नहीं काटना है, सिर्फ अपने काम की 3 जगह पर चले जाओ। तो ये एक यूटिलिटी सर्विस थी और पैसे नहीं भी लेते यहाँ के पैसे, क्योंकि ये जो पैसे आते हैं जो ऑडिशन अपडेट्स के, वो टोटल चैरिटी में जाते हैं। अभी भी फिलहाल अगर आपको पता हो तो हम लोग ने करीब करीब 2 लाख रुपए तक की चैरिटी की। आपको 2 लाख कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट एक मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए बड़ी बात है। हमने 50,000 हमारे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दिए, 25,000 आरएसएस को दिए, 25,000 सिंटा को दिए, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ डेली वेज अर्नर्स है 40-50, उनके खाने पीने के लिए रोज का यहाँ से मेरी तरफ से सपोर्ट होता था। तो ये और अभी भी हो रहा है, अभी काफी लोग यहाँ से चले गए, चलते चलते निकल गए, पर अभी भी कुछ 30-40 लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब खर्चा जो आता है वो कहाँ से आता है, तो ऑडिशन अपडेट से आता है। ऑडिशन अपडेट से मेरा घर नहीं चलता, मेरा घर चलाने के लिए मतलब मैं सेंसर बोर्ड में जो जुड़ा हूँ वहां से जो इनकम आती है वो काफी है। ऑडिशन अपडेट का पूरा पैसा चैरिटी हो जाता है। ओके सर, काफी अच्छी सोच है आपकी कि मतलब आप पूरा पैसा चैरिटी के अंदर दे देते हैं जो ऑडिशन अपडेट का आता है। सर काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए, आपने जो हमारे व्यूअर्स उनको इतना सारा मतलब नॉलेज दिया, तो सर बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से तहे दिल से आपको शुक्रिया बोलता हूँ सर। मैं एक और चीज चाहता हूँ कि ये हमारे जो 2 लोगों की मौत हुई है जिससे मैं काफी डिस्टर्ब हो गया, मनमीत ग्रेवाल और परीक्षा मेहता से, तो मैं ये जो एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ ये चैनल चलाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, बट ये एक लोगों को इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या क्या करना है। जो काफी तुम्हारे जो सवाल थे उन सवालों के जवाब वहां पर मिलेंगे। एक एक चैप्टर अलग अलग बनाया हर एक टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो सीरीज का नाम है द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री। तो मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, विपुल भट्ट मेरा नाम है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अभी तक 2 चैप्टर्स रिलीज हुए हैं, तो वो 2 चैप्टर्स को ध्यान से देखें, और उसके अलावा और भी चैप्टर्स बनने जा रहे हैं, तो उन चैप्टर्स से उनको काफी फर्क पड़ जाएगा। और उसके बाद आंखें खुली रखकर इस इंडस्ट्री में आए, आंखें बंद करके लोगों की बातें सुन के अंधविश्वास से या बेकी बेकी बातें करके वो आने से बदले वो खुद को एक समझदारी से आए, ताकि वो कई गलत लोगों के साथ फंसे नहीं। तो ये वीडियो सीरीज जो बना रहा हूँ उसी मकसद से बना रहा हूँ। और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कल ही मैंने रिलीज किया है, जिसका नाम है एक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई जरूरी है। तो वो देखिए तो उनको पता चलेगा। और मेरे लिए सक्सेस की बात यह है कि आज ही मुझे एक 9th स्टैंडर्ड की लड़की जो है, बच्ची 9वीं कक्षा की बच्ची, कोलकाता की एक अच्छी स्कूल की बच्ची ने मेरे को बोला, विपुल जी आपका वीडियो देखकर मैंने तय किया है मुझे एक्टर तो बनना ही है, बट मैं ग्रेजुएशन होने तक मैं अपने आप को भटकाऊंगी नहीं, मैं मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करूंगी। एक 9th स्टैंडर्ड की लड़की में इतनी समझदारी आ गई, वो मेरे लिए मेरी जीत है। और मैं चाहता हूं कि बाकी सब बच्चे भी थोड़ा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, और पढ़ाई होगी तो एक्टिंग में तुम वैरायटी ला सकते हो। तुम्हारे परफॉर्मेंस में बहुत सारी वैरायटी आती है। अगर पढ़े लिखे नहीं होते हो, तुम्हारी भाषा भी सीमित होती है, तो तुम्हारे आउटलुक और तुम्हारे कैरेक्टर्स बहुत सीमित हो जाते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, इतना नॉलेज दिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल, जो व्यूअर्स है सबको मेरा बहुत बड़ा थैंक यू, and wish you all the best in life, and wish you all the best in life, you too Mohammed. Thank you sir. Okay. तो जैसे कि आपने देखा कि मैं इस बार विपुल भट्ट सर को लेके आया था, तो नेक्स्ट टाइम भी हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट को लेके आएंगे, सेमी नॉन फेस और नॉन फेस को लेके आएंगे, जिसे एक्टिंग के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ देखने को मिलेगा एक्टिंग के बारे में, एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
या वेलकम, थैंक यू अभिषेक, आप थैंक्स बोल रहे हैं, वेलकम अभिषेक। एक्टिंग के बारे में काफी कुछ चीजें आपको जानने को मिलेंगी। कास्टिंग डायरेक्टर को, जैसे मैं तारक मेहता के कास्टिंग डायरेक्टर संजय चौहान को लेकर आया था, उन्होंने काफी सारा ज्ञान दिया था जब वो तारक मेहता कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ में थे। ऐसे ही और भी नए कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं लेकर आऊंगा जिन्होंने काफी बड़े बड़े पॉपुलर हिट्सों की कास्टिंग कर रखी है, मूवीज की कास्टिंग कर रखी है, मैं उनको भी लेके आऊंगा ताकि आपको कास्टिंग का नॉलेज हो। एंड देन जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने फीचर फिल्म बना रखी है, मैं उनको भी लेकर आऊंगा ताकि आपको जो डायरेक्शन का नॉलेज है वो भी काफी कुछ मिले। तो ऐसे में एक्टर, एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स को लेके आता रहूंगा ताकि आपको काफी सारा नॉलेज मिलता रहे। इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से आप जुड़े रहें, हम भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, तो आपको भी काफी नॉलेज मिले। हम चाहते हैं कि कोई भटके ना, कोई गुमराह ना हो, कि जो आप कास्टिंग डायरेक्टर को पे करते हैं। गर्ल्स से काफी सारे मैसेज आते हैं मेरे पास में, जैसे कि जो मैंने आफरीन का एक क्वेश्चन बताया आपको, जो आफरीन ने करा था, ये काफी दिल को छू गया मेरा क्वेश्चन, कि अगर उसे एक्टर बनना है तो वो जो विपुल सर ने जवाब दिया कि वो लाइक कोऑर्डिनेटर के बीच में ना फंसे एंड कॉम्प्रोमाइज, तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा सर से। तो ऐसे ही आप गुमराह ना हो, आप भटके ना, इसीलिए हम ये सेशन चला रहे हैं एमडीएन सेफी कास्टिंग आप सभी के बीच में, इसीलिए सेशंस लेकर आए हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। ओके, तो बाय बाय एंड थैंक यू कि आप लोग सब आए देखने के लिए।